प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में अपने देखा था कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक आय से आय की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि सकल वार्षिक मूल्य ज्ञात करने की विभिन्न परिस्थितियों में क्या प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया देखी अपने, वो नियम देखे जिनके तहत जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत कर योग्य आय की गणना की जाती है। इस वीडियो में अपने उस प्रक्रिया के आधार पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करेंगे ताकि जो है हमारे सामने जो उसकी अवधारणा पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें देखो क्या रहा है। श्री राधा मोहन 2 मकानों के स्वामी हैं। प्रथम मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 30,000 रुपये है। इस मकान का आधा भाग 3,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर उठाया गया है। शेष आधे भाग में वे स्वयं रहते हैं। तो मकान का जब कोई भाग किराए पर उठाया जाता है तो उस भाग का मूल्यांकन अपने अलग मकान मानकर ऐसे करते हैं जैसे कि वो किराए पर पूरा मकान हो और किराए पर उठाया गया हो। और जो स्वयं के रहने का हिस्सा है उसका मूल्यांकन इस प्रकार से करेंगे जैसे कि वो स्वयं के रहने का मकान हो, यानी उसको भाग को एक पूरा मकान सेपरेट मकान मान के अपने आगे गणना करते हैं। आगे कह रहा है इस मकान को बनवाने के लिए उन्होंने 1 जनवरी 2011 को 1 लाख रुपए का ऋण 10% वार्षिक ब्याज पर लिया था जो अभी अदित है। 1 जनवरी 11 को लिया था। इस ऋण की किस्तों चुकाने में विलम्ब होने के कारण विलंबित ब्याज पर ब्याज के रूप में 2,000 रुपये चुकाए। ब्याज पर ब्याज की यहाँ कोई कटौती अपने अधिनियम में नहीं दी जाती कि ब्याज पर ब्याज की कोई राशि जो है ब्याज की राशि बकाया हो उस पर फिर ब्याज चुकाना पड़ा हो, इसकी कटौती इस अधिनियम में कहीं नहीं दी जाती। इस मकान का निर्माण 31 दिसंबर 14 को पूर्ण हुआ। तो ये तो गत वर्ष हमारा जो है 19-20 है। मकान का निर्माण 31 दिसंबर 14 यानी 14-15 में पूर्ण हो चुका है। तो ऋण के लेने की अवधि से लेकर के मकान के निर्माण पूरा होने की अवधि तक का जो भी ब्याज है उसकी कटौती जो है 5 समान किस्तों में अपने देते हैं। लेकिन वो 5 वर्ष अब यहाँ समाप्त हो चुके हैं, यानी 31 दिसंबर 19 को वो 5 वर्ष समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पिछले बकाए के लिए कोई कटौती अपने नहीं देंगे। उसके बाद है गत वर्ष में इस मकान हेतु चुकाए गए नगर परिषद के कर 3,000 रुपये इसके नगर परिषद के कर चुकाए हैं। तो उसके बाद ये दूसरे मकान की बात करते हैं। पहले अच्छा रहेगा अपने एक मकान की गणना कर दें और फिर अपने दूसरे मकान पर पढ़ेंगे। तो एक मकान के संबंध में अपने यहाँ देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें लेट आउट पोर्शन और जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन दोनों को अलग अलग मकान मानेंगे, उस हिसाब से इसकी गणना करेंगे। तो लेट आउट पोर्शन की जब अपने बात करेंगे तो पहले अपने इसकी वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे। इसकी म्युनिसिपल वैल्यू अपने को दे रखी है पूरे मकान की 30,000 है, तो इसके आधे मकान की 15,000 रुपये होगी। और जो किराया हमें वसूल हुआ है वो 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने का 36,000 रुपये। दोनों में से जो ज़्यादा हो गया वो हमने लेके चलेंगे। और 36,000 रुपये जो है किराया है और जो है म्यूनसिपल वैल्यू 15,000 है, तो 36,000 को अपने ग्रोस एनुअल वैल्यू मानेंगे। विच एवर इज मोर उसको माना जाता है। इसमें से अपने लोकल टैक्स जो है चुकाए हैं 3,000 रुपये, उसका आधा हिस्सा जो किराए पे उठाए गए भाग के लिए है तो आधा हिस्सा वो घटा देंगे 1,500 रुपये। तो नेट एनुअल वैल्यू हमारी आ जाएगी 34,500 रुपये। इसमें से किराए पे उठाए गए भाग पर आपको पता है 2 कटौतियाँ दी जाती है, एक तो ब्याज की कटौती और एक वैधानिक कटौती। तो यहाँ पे स्टेटरी डिडक्शन देंगे अपने 30% जो 10,350 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख के ब्याज पर पिछले साल का जो ब्याज है वो जो है 10,000 रुपये है, तो आधे मकान के लिए वो 5,000 हो गया। तो कुल जो है 15,350 की यहाँ कटौती होगी। तो उसके बाद आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। टैक्सेबल लेट आउट पोर्शन की जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 19,150 रुपये। अब बात करते हैं दूसरे भाग की, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो खुद के स्वयं के रहने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका क्या करेंगे, उसकी एनुअल वैल्यू तो नील होती है। स्वयं के रहने के 2 मकानों की एनुअल वैल्यू आपको पता नील होती है, तो इसकी एनुअल वैल्यू नील मान ली। इसमें से केवल ब्याज की कटौती दी जाती है। जो मकान बनाने के लिए ऋण लिया गया था उस पर गत वर्ष में देय ब्याज की कटौती जो है यहाँ पर दी जाती है, जो यहाँ पे 10,000 रुपये है टोटल, लेकिन आधे भाग के लिए 5,000 रुपये, तो 5,000 की कटौती में रखी। तो ये -5,000 रुपये टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है पोर्शन की। ये तो हो गया हमारे एक मकान की बात। अब अपने दूसरे मकान के संबंध में देखते हैं। दूसरे मकान के बारे में कहता है कि दूसरा मकान जिसका नगरपालिका मूल्य 24,000 रुपये वार्षिक है, 30 जून 19 तक 2,000 रुपये प्रति माह पर किराए पर उठाया गया था। यानी अप्रैल मई जून 3 महीने तो है 2,000 रुपये महीने पर उठाया। उसके बाद ये 6 महीने खाली रहा। उसके बाद जो 1 जनवरी 20 से 2,500 रुपये प्रति माह पर किराए पर उठाया, यानी जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने के लिए इसको किराए पे उठाया गया। तो गत वर्ष में इस मकान है तो चुकाए गए नगर परिषद के कर 1,500 रुपये थे। तो यहाँ पे अपने इसके वार्षिक मूल्य की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 24,000 रुपये, और रेंट रिसीवेबल कितना है। रिसीवेबल मतलब कितना प्राप्य किराया है। तो ये अपने 2,000 रुपये 3 महीनों के लिए है, और जो खाली अवधि में रहा है वहाँ पे 2,500 रुपये
पर मंथ के लिए 6 महीनों के लिए और 2500 पर मंथ के लिए 3 महीने के लिए इसको किराए पे चलाया गया। तो खाली अवधि में जो रहा है उसका प्राप्य किराया मानने के लिए अपने वो देखते हैं कि खाली अवधि से पूर्व और खाली रहने की अवधि से पूर्व और खाली रहने की अवधि के बाद का जो किराया उनमें से जो सबसे ज़्यादा होगा उसको अपने जो है प्राप्य किराए की गणना के लिए लेंगे। तो यहाँ पे 2500 रुपये अपने लिया है 6 महीने के लिए खाली अवधि का किराया, तो कुल रिसीवेबल रेंट हो गया 28,500 रुपये। दोनों में से जो ज़्यादा है उसको अपने लेके चलेंगे, वो 28,500 रुपये। उसमें से अपने रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड खाली अवधि का किराया घटा देंगे, तो 15,000 रुपये 25 इंटू 6 15,000 रुपये घटा देंगे, 13,500 रुपये हमारे पास आ गया ग्रोस एनुअल वैल्यू। 13,500 रुपये ग्रोस एनुअल वैल्यू आ गई। इसमें से अपने म्यूनसिपल टैक्सेस जो है वो यहाँ पे 1,500 रुपये इसमें दे रखे हैं, वो कटा देंगे, तो हमारे पास 12,000 रुपये जो है इस मकान का आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स 1,500 दे रखे हैं, वो कटा दिए। उसके बाद वैधानिक कटौती है, कोई ऋण तो है नहीं इस पर, ना कोई ब्याज है, तो वैधानिक कटौती 30% होती है। तो 36 जो है इसका 30% 12,000 का 30% जो 3600 रुपये अपनी वैधानिक कटौती दे देंगे, तो 8400 रुपये इस मकान की जो है हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। उसके बाद कहता है कि पिछले साल हमें इसमें आगे बता रहा है कि गत किराएदार से पुरानी तिथि से किराया बढ़ने के कारण 10,000 रुपये का बकाया किराया प्राप्त हुआ। ठीक है, ये यहाँ टैक्सेबल होगा। उसने इस संबंध में कानूनी व्यय 1,000 रुपये की है, इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। पुराने किराए के संबंध में केवल वैधानिक कटौती की छूट मिलती है, तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। गत वर्ष में उन्हें पूर्व वर्ष में स्वीकृत डूबत ऋण के 500 रुपये वसूल हुए, वो भी इसी में टैक्सेबल होंगे, क्योंकि इसने सूचना नहीं दी है कि वो पहले टैक्स लगा कि नहीं लगा। अपने ये मानेंगे कि उस पर पहले टैक्स नहीं लगा और ये 500 रुपये इस वर्ष में टैक्सेबल होंगे। यह मकान पहले ही गत वर्ष 2001-2 में भला ही बेच दिया हो, भला ही इस मकान को बेच दिया हो, लेकिन उसके जो किराया जो आज प्राप्त हो रहा है तो वो इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। तो हमारे बैड डेबिट रिकवर्ड जो है 500 रुपये यहाँ टैक्सेबल है, और एरियर ऑफ रेंट रिसिप्ट 10,000 रुपये यहाँ पे टैक्सेबल है। तो 10,500 रुपये हमें पिछले वर्षों का जो किराया प्राप्त हुआ, इसमें से केवल वैधानिक कटौती यानी 30% जो है स्टैट्यूटरी डिडक्शन अपने 30% देंगे, और कोई छूट यहाँ नहीं मिलेगी। तो 10,500 में से 3150 अपने घटाएंगे, तो 7350 रुपये जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास जो स्वयं के रहने के भाग के और किराए पे उठाए के भाग के अलग अलग मूल्यांकन करेंगे। दूसरे मकान का तुल्य मूल्यांकन करना ही है। अच्छा, पिछले सालों की अवधि का जो किराया प्राप्त हुआ उसमें से केवल वैधानिक कटौती दी जाती है और कोई कटौती यहाँ दी नहीं जाती, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से अपने दोनों मकानों का मूल्यांकन करेंगे, और जो मकान के एक भाग में स्वयं रहता है और एक भाग किराए पे उठाया गया, तो उसको भी ये मान के करेंगे कि ये दो मकान है स्वतंत्र। तो ऐसे गणना करके अपने कुल जो है इसकी जो है मकान संपत्ति इनकम टैक्सेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आ जाएगी 29,900 रुपये। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गई हैं। एक तो देखो अपने को पिछले अवधि का जो किराया प्राप्त होता है उस बारे में अपने को केवल वैधानिक कटौती मिलती है। दूसरा, अगर किसी मकान के एक भाग को स्वयं के रहने के उपयोग में लिया जाता है और दूसरे को किराए पे दिया जाता है कुछ अवधि के लिए, पूरी अवधि के लिए, तो दोनों भागों को अलग अलग सेपरेट मकान मानते हुए अपने मूल्यांकन करना है। और नगर पालिका कर जो चुकाए हुए हैं उसके संबंध में कटौती दी जाती है। आशा है इस वीडियो से आपके मकान संबंधी से आय शीर्षक में कर योग्य आय गणना करने की जो अवधारणा है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट हुई होगी। आप ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने लेवल पर भी हल करके देखें अपनी पुस्तक में से, और जुड़े रहें मेरे चैनल से। अगले वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।